क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी भी किसी भी राज्य सरकार का फ्लोर टेस्ट होता है या राज्यसभा का इलेक्शन होता है, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज अपने एमएलए जो होते हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह एक तो कहीं पकड़ के ले जाते हैं, दूसरा उनको ना रिसोर्ट्स में ठहरा दिया जाता है, एक तरह से हाईजैक कर लिया जाता है और उनको तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वोटिंग हो नहीं जाती, जो भी चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो, चाहे स्टेट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या जो कुछ भी है विश्वास प्रस्ताव हो। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे अगर हम जाएं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरफ, तो मुझे लगता है कि शुरुआती जो हमारा संविधान बना उसमें ना ही तो इस तरह का सोचा गया और ना ही इस तरह का कोई प्रोविज़न भारत के संविधान में डाला गया। काफ़ी बाद में ये प्रोविज़न आया, पर क्यों आया उसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि शुरू के जैसे जब तक नेहरू जी थे 1964 तक, तब तक जो है ब्रूट मेजोरिटी नेहरू जी की थी और उन्होंने सरकार 1964 तक चलाई। उसके बाद छोटे स्टिंट के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी रहे और उसके बाद जब इलेक्शन हुए ऑलमोस्ट 1967 में, तो तब ऐसा हुआ कि कई जगह राज्य सरकारें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स की बनी। कांग्रेस की भी स्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस को भी दूसरे दलों का समर्थन लेना पड़ा और धीरे धीरे उसी समय हरियाणा में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें गयालाल जी एक विधायक थे और वो कहते हैं कि 24 घंटे में 3 बार उन्होंने पार्टी बदली। तो उसी के नाम से आयाराम गयाराम वाला जो कंसेप्ट है वो भारत की राजनीति में आया। दल बदलू प्रोसेस को लोग आयाराम गयाराम के नाम से भी जानने लगे। लेकिन उसके बाद समय चलता रहा और ये प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती गई, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाना और पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, मॉनेटरी बेनिफिट लेना। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वां शेड्यूल भारत के संविधान में जोड़ा गया, जो कि दल बदलू नीति को रोकने के लिए था। एंटी डिफेक्शन लॉ उसको हम कह सकते हैं। भारत के संविधान में शुरू में 8 ही शेड्यूल थे, उसके बाद 9वां शेड्यूल पहले संविधान संशोधन में बना। 10वां शेड्यूल शुरू में जो आया तब आया जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया, बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर 52वें संविधान संशोधन में फिर से 10वां शेड्यूल जोड़ा गया और इस बार जो 10वां शेड्यूल था वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित था और वो आज तक है। जब शुरुआती तौर पर दल बदलू जो लोग थे उनको रोकने के लिए जो कानून लाया गया, उसमें डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसीजर था और उसमें कुछ लैक्यूना रह गए, लैप्सेस रह गए। उसमें कुल मिलाकर के इस तरह की बातें कही गई कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी से अलग जा करके कोई वोट डालता है या ऐसा कुछ करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुन के जाता है और फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर अगर जो है 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस तरह की बातें उसमें थी, लेकिन उसमें पॉलिटिकल बेनिफिट बाद में भी ले सकते थे लोग। जैसे कि 1/3 से ज़्यादा के लोग किसी भी पार्टी के लोग अगर दूसरे दल में चले जाते तो वो स्प्लिट माना जाता और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। 2/3 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के मिलकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकते थे, उसमें भी कोई इशू नहीं था। इसलिए लोग ऐसा करते थे कि भाई एक पार्टी जैसे एक पार्टी से मेजोरिटी ने डिसाइड कर लिया, 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 ने डिसाइड कर लिया कि चलो उधर चलते हैं, तो वो चले गए। उनको वहाँ पर मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल गई, कोई और बेनिफिट मिल गए। जब ये जो डिफेक्शन का आया तो ये चीज़ें बंद की गई तो फिर उन्होंने फिर से बाईपास किया उसको, कि जैसे ये हुआ कि किसी कॉरपोरेशन का, किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया जाना, ऐसे कर दिया जाना, ये सब उसमें किया जाने लगा। उसके बाद जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया, उसमें कुछ और जोड़ा गया कि स्प्लिट और मर्जर का कंसेप्ट खत्म किया गया, स्प्लिट स्पेसिफिकली। और उसमें ये कहा गया कि भाई आप अगर एमएलए जैसे चुने जाते हैं और आप बीच में आप डिफेक्शन आप कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मंत्री पद पे नहीं बने रह सकते, ना ही आप जो है कंटिन्यू कर सकते एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो आपको दोबारा चुना जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आज भी लोग
एक्चुअल में क्या, अगर या इसको या तो ये क्या कर दिया जाता कि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो उसके बाद अगले 6 साल तक नहीं चुने जाओगे, तो एक बेनिफिट हो सकता था, उसमें पैसे लिए जाते, हॉर्स ट्रेडिंग होती। लेकिन अब हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है और ये भी होता है कि आदमी अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है और फिर दूसरी पार्टी की तरफ से वो जो सीट खाली होती है उससे लड़ करके फिर से भी जीत करके कुछ लोग आ जाते हैं। तो इन्हीं बातों के चलते कि अभी भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ था वो फुल प्रूफ नहीं बना और जो कमियां सिस्टम में आ गई थी उसको प्रॉपर ढंग से अभी भी बंद नहीं किया जा सका है। इसी के चलते आप जब सिस्टम में जो गलतियां नहीं बंद की जा सकती या जो कमियां हैं उसको बंद नहीं की जा सकती, इसके चक्कर में फिर वो एमएलए जो अपने होते हैं उनको बंद कर लेते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर जैसे राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह में हमें हो सकता है, या किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का संसद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तब हो सकता है कि मेंबर पार्लियामेंट के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता हो। लेकिन राज्यों की सरकारों में हम जनरली देखते हैं साल में, अब तो ये वैसे होने लगा है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ, बीजेपी कांग्रेस के साथ, या कोई भी पार्टी किसी के साथ वो कोशिश करते रहते हैं कि वो उसको तोड़ने की, वो उसको तोड़ने की। और इसमें एक हो सकता है क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें जो प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व किया जाता है, तो अगला जब शायद संविधान संशोधन कभी होगा दल बदलुओं को पर नकेल कसने के लिए, तो शायद हो सकता है उसमें जो भी डिस्क्वालीफाई होगा उसको लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई किया कर दिया जाए, रिजनेबल भी हो तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ताकि वो 6 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स कर ही ना सके किसी भी तरह का, ना ही कोई लाभ का पद ले सके। तो ऐसे ये एक ऐसी बुराई है जिसको हटाया जा सकता है और ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? हम आम में सब नंगे हैं।